भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान संपन्न हुआ। 21 को मतगणना और 25 जुलाई को शपथ होगी। 27 दिन में 15 से वोट 61% होने के बाद भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत है। उधर अब सबकी नजरें उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है। बीजेपी ने किसान कार्ड खेलते हुए एनडीए की ओर से बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं 19 विपक्षी दलों ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी 80 वर्षीय मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आह्वान पर 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक में अल्वा के नाम पर सहमति बनाई। तृणमूल कांग्रेस और आप के समर्थन से अल्वा 19 पार्टियों की संयुक्त उम्मीदवार होगी। धनखड़ भी राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पद के दोनों दिग्गज प्रत्याशियों का राजस्थान से नाता है, लिहाजा नतीजा जो भी रहे लेकिन जीतेगा राजस्थान। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, जबकि यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा उच्च शिक्षा से लेकर कई क्षेत्रों में राजस्थान में हुए कार्यों में बतौर राज्यपाल भूमिका में रही है। बीजेपी के प्रत्याशी चयन में हाल में देश में हुए किसान आंदोलन का असर देखा जा सकता है। शायद इसीलिए किसान जाति के जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वहीं विपक्ष ने 4 राज्यों की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर महिला कार्ड खेलना चाहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे। एक तरफ देश आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा है, चल रहा है ये सिलसिला और 75 साल हम पूरे करने जा रहे हैं बड़े उत्साह और जोश के साथ। दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च पदों के लिए 2 जो पद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के चुनाव भी इसी अमृत महोत्सव के तहत एक सौभाग्य होगा कि कौन। द्रौपदी मुर्मू, जिनके लिए माना जा रहा है कि उनकी जीत तय है। हालांकि गोपनीय मतदान और उसके बाद जब तक मतपेटियां नहीं खुलें तब तक कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि वोटिंग रेशो जिस तरह का है और जो एनडीए के साथ में दूसरे दल भी जुड़े, उससे कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। अब बीजेपी के एक ट्रम्प कार्ड के रूप में हम चर्चा कर चुके थे पहले कि क्या मुर्मू को ट्रम्प कार्ड के रूप में बीजेपी ने यूज किया है, लेकिन मेरा कहना एक अलग बात होगी कि आजादी के 75 साल बाद हम जिस सोच के साथ में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए लेकर के आए हैं और एक तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है, एक कॉन्फिडेंस लेवल महिलाओं का और साथ ही उन आदिवासी महिलाओं को जिनके लिए हम स्टोरीज देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें ये कहा जाता है केवल सहन करना वो सीखती हैं, उसके अलावा हुक्म चलाना बहुत कम। ये अक्सर देखा जाता है, वो चाहे उनकी मैरिज से जुड़ी बात हो, उनके रोजगार से जुड़ी बात हो, उनके खान पान से जुड़ी बातें हो, बहुत कुछ देखा जाता है। और उड़ीसा के जिस जगह से ये आती हैं वो ठेठ आदिवासी बेल्ट है, जहाँ की तस्वीर हम अगर देखें तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जैसे ही उनको डिक्लेयर किया एनडीए ने प्रेसिडेंट प्रत्याशी के रूप में, तो गांव में बिजली बाद में आई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछड़ापन कितना होगा। उन्होंने वास्तव में उस गरीबी, वो तमाम जो चीजें हैं उन्होंने देखी हैं और अपने बूते, अपनी काबिलियत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की। आज देश के सबसे बड़े पद पे सुशोभित होंगी और 21 को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा का साफ कहना था, जीते कोई भी, मेरा अपना विरोध है, आइडियोलॉजिकल विरोध जो होना चाहिए। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रक्चर बदला है मैं उसके खिलाफ हूं। और प्रेसिडेंट कोई बने, लेकिन महज रबर स्टाम्प नहीं। खैर, लेकिन चलिए, बहुत बार कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए राजनीतिक दल किसी को भी प्रत्याशी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तस्वीर क्या बदल पाती है। प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्या कहा जा सकता है कि हाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने ये तस्वीर बदल दी थी। उसके बाद अभी कोविंद साहब को एससी से इस वजह से बनाया गया है कि कॉन्फिडेंस लेवल होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जिस व्यक्ति पे जो पीड़ा होती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके परिस्थितियां बढ़ाती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी पद पर कोई भी बैठे उससे किसी भी पीड़ित या पिछड़े का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हो, उसका स्तर बढ़ जाता हो।
खैर, लेकिन एक सोच है इस तरह की डेवलप होती जा रही है। और अभी उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। जगदीप धनखड़ को बाकायदा जेपी नड्डा ने यह कहकर के इंट्रोड्यूस कराया कि वो किसान परिवार से हैं, और विश्लेषकों का भी यही मानना है कि किसानों को साधने के लिए ही किसान परिवार से एक नुमाइंदे को लेकर के आए। उधर मार्गरेट अल्वा। खैर चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, ओम सैनी साहब, महेश शर्मा साहब और श्याम सुंदर शर्मा साहब। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। जो तस्वीर मैं अमृत महोत्सव के तहत देख रहा हूं, हालांकि ये एक इंसिडेंट है कि जैसे समय पूरा हुआ उसके बाद में इलेक्शन की प्रक्रिया चली है, ये उससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक सौभाग्य है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के दरमियान इस तरह की चीजें होंगी। तो मुर्मू जी को लेकर के तो ये कह करके आया गया था कि आदिवासी महिला है, आज तक किसी ने सुध नहीं ली और स्थिति बदल सकती है। क्या लगता है आपको कि कैंडिडेट कोई भी, आप सरपंच एमएलए से लेकर के राष्ट्रपति तक, बड़ा एक एक्सपीरियंस आपका, कितनी स्थितियां बदल पाती हैं? क्योंकि राजनीतिक दल तो यही सोच के लेके आते हैं, या वोट को साधने की कोशिश की जाती है बस महज? देखिए, आजादी के बाद से 2 राष्ट्रपति छोड़ दीजिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन। इनके बाद में जितना भी ये राष्ट्रपतियों का जो चुनाव हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई संकेत गया है। ये 2 पर्सनालिटीज तो ऐसी थी जो पूरे देश की थी, और उनको कोई कलर देने का सिलसिला नहीं था। दोनों की विद्वता और दोनों उस पर सब लोग फिर मतलब उन पर न्यौछावर थे, चाहे वो दक्षिण पंथ हो, चाहे वाम पंथ हो, चाहे ये मध्यम मार्गी हो, तीनों के तीनों लोग चाहते थे। लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदली है, और मिसेस गांधी के वक्त में, श्रीमती गांधी के वक्त में जो एक वैचारिक लड़ाई उनके दल में प्रारंभ हुई, उस वक्त जो अंतरात्मा की आवाज का एक फार्मूला प्रारंभ हुआ, उसमें यही था कि जो उनके विपरीत जा रहा है उसके खिलाफ एक वो विजयी होनी चाहिए, और वैसा हुआ। अभी भी ऐसे ही हालात थे जिनको यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं। यशवंत सिन्हा यही कह रहे हैं कि सैद्धांतिक लड़ाई है मेरी, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आदिवासियों की, इनसे कोई ऐतराज नहीं है, पूरे देश को ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जिनके माध्यम से इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसको लेकर के ऐतराज है। क्योंकि वो लोग जिस तरीके से उनको लेकर के जो सवाल पूरे देश में पैदा हो रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं वो पैदा कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसे में ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो उनको बाध्य कर सके कि जो संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका दबदबा बरकरार रहे, उनको प्रोटेक्शन मिले। तो ऐसे में अगर सत्ताधारी दल जिन पर यह आरोप है कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को किल कर रहे हैं, उनका नुमाइंदा बन के आती है, तो उनका गौरव कम हो जाता है। अगर वो ऐसे में यशवंत सिन्हा अगर विजयी होते, यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं कि मैं सैद्धांतिक रूप से लड़ रहा हूं, तो बड़ी लड़ाई मुझे समझ में आती है। अब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बड़ी लड़ाई यही है कि यशवंत सिन्हा अगर जिन दावों के साथ में मैदान में उतरे हैं, जिनकी विजयी होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर हो तो सैद्धांतिक लड़ाई की विजय होगी। और ये तो देखिए सत्ताधारी दल जो अपने हित के लिए, सियासत के लिए करना चाहता है कि जो आदिवासियों में एक मैसेज जाना चाहिए, और उनके लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आदिवासी उनकी मदद करें, और आदिवासी उनको माने कि उनको पहली बार सुना जा रहा, वो एक प्रयास हो रहा है। लेकिन सचमुच में तो ये लेकिन रोचक बन रहा है। ये इतनी साफ साफ तस्वीर नहीं आ रही है। हम लोग ही बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात कर नहीं रहा। यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं या फिर सत्ताधारी दल बोल रहा है, और बाकी बोल नहीं रहे। ये आवाज मीडिया के माध्यम से आनी चाहिए थी कि इतिहास ये है, ये हुआ है। आज जिस तरह के आरोप सत्ताधारी लग रहे हैं, उनका जवाब किस तरीके से पहले दिया गया है, आज दिया जा सकता था, लेकिन उसकी चर्चा ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया? जीत भी मुझे जो दिखाई दे रही है द्रौपदी मुर्मू की लगभग तय मानी जानी चाहिए, क्योंकि मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि जो समर्थन उन्हें मिला है उस लिहाज से तो यही माना जा सकता है। एनडीए का अपना वोटिंग परसेंट है टोटल 52 के आसपास है, और दूसरे दल टूट करके 7 में आए हैं, तो उस लिहाज से ये 60 के आसपास पहुंच जाता है, तो जीत तय है उनकी। लेकिन यशवंत सिन्हा जैसे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, दूसरी जगह हो, उनका साफ कहना था ये सैद्धांतिक रूप से मेरी लड़ाई है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। खैर, बात उपराष्ट्रपति की भी करते हैं। उपराष्ट्रपति की बात यहां करना लाजमी इस वजह से होगा कि जगदीप धनखड़ जी को कैंडिडेट बनाया है, और जब मैं जेपी नड्डा साहब को इंट्रोड्यूस वो करा रहे थे सैटरडे को, तब पता चल रहा था कि वजह यह है कि वो किसान पुत्र हैं, एक किसान परिवार से जन्मे हुए हैं।
राजस्थान में जाटों को किसान के रूप में ही देखा जाता है। तो एक जाति को साधने की कोशिश है। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुए उसका नुकसान बीजेपी ने और गठबंधन ने पंजाब में उठाया। हरियाणा के चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान में चुनाव होंगे। जो किसान प्रभावित क्षेत्र हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में नतीजे भाजपा को अपने अनुसार मिले, तो क्या लगता है आपको कि जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, चाहे राष्ट्रपति के हों चाहे उपराष्ट्रपति के हों, पूरी राजनीतिक सूझबूझ के तहत? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे ओम जी भाई साहब ने जो बताया कि पहले दो राष्ट्रपति जो थे, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन जो हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो है जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन सबको कहीं न कहीं अपने राजनीतिक रूप से संकेत दे और उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे कोई भी। ये पहली बार ऐसा मौका है जब कोई आदिवासी को इन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो इसमें जितने भी जो अभी तक जो कैंडिडेट जो भी तय हुए हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि आने वाले चुनाव में उसका लाभ कैसे लिया जाए, ये बताने की कोशिश की जाए। आपको ये मालूम है कि पिछली बार कोविंद साहब के जो उनका जो चयन किया गया था, उस दौरान उससे पहले की पृष्ठभूमि आप गुजरात के अंदर एससी में एक मूवमेंट खड़ा हो गया, जिसमें मतलब जो जगनेश के माध्यम से जो आज कांग्रेस में है, उनका जो एक एससी का जो एक आंदोलन, जिसे कहा जाता है कि हज जिसे बोलते थे हार्दिक पटेल और अल्पेश और ये आपके जिग्नेश, ये सब जिस तरह से इन्होंने मूवमेंट खड़ा किया था यूथ, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा कि इसकी ज्यादा क्या किस तोड़ हो सकती, तो उन्होंने जो मौजूदा जो राष्ट्रपति है उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो एक मैसेज दे दिया कि एससी का कैंडिडेट, इस बार एसटी का मैसेज दिया है, जो ताकि आने वाले चुनाव में, और चूंकि एसटी में आधार कम होता जा रहा था पिछले 2019 जो चुनाव में, हाँ 19 में कम हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए इसको साधने की कोशिश की जाए। और ये कैंडिडेट इसमें है कि एसटी और एससी हमेशा सब दलों के एक ऐसे मतलब कहते हैं जो वोट बैंक हैं जिन पर सभी दावा करते हैं, तो लिहाजा एक ये इस बात का भी है। और जो आपने बताया कि अभी जो किसान आंदोलन को लेकर के, तो ये उत्तर भारत के अंदर जो जाट मतदाता है या ओबीसी वर्ग के जो पूरे देश में हैं, जितने भी मतदाता हो, उनको ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिया गया है। लेकिन खासियत है दोनों में चीजें की, जहाँ एक एनडी ने जो अपना एक प्रत्याशी जो दिया है, जो विपक्ष का जो है कैंडिडेट जो है यशवंत सिन्हा, कई मायने में मतलब क्या आईएएस ऑफिसर भी रहे पूर्व में और नेता भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें शासन में उन्होंने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पद पे मतलब रहे हैं, तो उनकी योग्यता पे कोई मतलब वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज जो भी जो लोकतंत्र चल रहा है वो मतों के आधार पर चल रहा है, अब मतों की संख्या बल के हिसाब से चल रहा है, और साथ ही उसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी चीजें ऐसी मिल घुल गई है कि आप उसे चाहते हुए भी मतलब कोई भी दल इसे नकार नहीं सकता। ये एक सबसे शाश्वत सत्य है। और अगर आज की तारीख में किसी बुद्धिमान को भी अगर आप बना लेंगे और उसको समर्थन नहीं मिला तो हार जाएगा। अब आप ये मतलब उदाहरण के लिए उपराष्ट्रपति की अगर भैरों सिंह शेखावत की तुलना अगर प्रतिभा पाटिल से की जाए और वो प्रतिभा पाटिल जीत गई, तो और उसमें भैरव सिंह जी का जो कद था और जो उनका अनुभव था और जो उनकी मतलब क्या कहते हैं जिस तरह की क्षमताएं थी, उसकी तुलना में तो प्रतिभा पाटिल कहीं टिकती नहीं थी। लेकिन उस समय यूपीए का दबदबा था और वो बनी। और इस तरह से तो जहां संख्या बल, जहां लोकतंत्र में एक अनिवार्यता हो गई है जो जीतने, और जातिवाद, जातियों को साधने का, अब इससे पहले भी अल्पसंख्यकों को भी तो वो किया गया था,
बिल्कुल बिल्कुल। आप ये तो देखिए, आज का सिलसिला नहीं है ये, आज का सिलसिला नहीं है। हर बार यही कोशिश की गई है कि राजनीतिक दल के माध्यम से जो किंग मेकर की भूमिका में जो भी पार्टी रही है, उसने हमेशा सोचा कि एक मैसेज देने की कोशिश की, वो बेशक जनता के बीच कैसा भी जाए, लेकिन वोट के बीच में वो मैसेज जाना चाहिए वोटर के बीच में कि हमारी कौम, हमारी जाति, हमारे धर्म को साधने की कोशिश की गई है और उनका उत्थान करने के लिए एक हमारा नुमाइंदा ऊपर बैठा है। वो बात अलग है कि वो किसी के लिए कायदे से तो संविधान की बात है। मैं यहाँ एक रोचक बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा में मेरी 3 एसटी के निर्दलीय विधायक साहिबान से बात हुई। मैंने पूछा कि द्रौपदी मुर्मू जी के देंगे आप तो वोट पार्टी लाइन से अलग हट करके, निर्दलीय हम तो वैसे पार्टी लाइन की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने यशवंत सिन्हा के लिए कहा। मैं ऐसा क्यों कि हम बंधे हुए हैं और हमें संविधान ये कहता भी नहीं है कि केवल पार्टी है। तो कि मीडिया ने फैला दिया कि मुर्मू हैं तो एसटी के विधायकों में खलबली है, वो वोट देंगे, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुर्मू केवल एसटी के लिए नहीं बन रही और केवल एसटी के वोटों से ही नहीं बन रही हैं। जी, आज जो एक एसटी के विधायक ने ही बीपीटी के विधायक ने वो मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, राजकुमार रोफ ने। पारिवारिक स्थिति के लिए कहा जा रहा है कि कोई उनका प्रॉब्लम है, इस तरह से वो वोट नहीं डाल पाए हैं। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देश के शीर्ष पदों की बात की जा रही है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, और राजनीतिक दल अपने नजरिए से देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या मिल सकता है, किससे मिल सकता है। साफ है, ये बेशक मना करें कि ये मीडिया की सोच हो सकती है, लेकिन मीडिया तो वही सोचता है जो दिखाई देता है। क्या लगता है आपको कि अब दौर बदल चुका है? अब पहली बार नहीं है, हालांकि ये बात मैं कहना चाहूंगा कि हाँ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी सरकारें हो, हमेशा कोशिश ये की गई है कि हम वोट साधना चाहते हैं, कैसे किसको साधा जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार से होता था सब मान्यता देते थे, सर्वसम्मति से कई बार बनती थी। लेकिन जब से स्वार्थों की राजनीति जब सामने आ गई है, हर राजनीतिक दल चाहता है जो सत्ताधारी है कि मेरा राष्ट्रपति बने, मेरा उपराष्ट्रपति बने। तो मुझे कई चीजों में जब कुछ करना होता है कि सुबह 4 बजे अगर किसी को शपथ दिलानी होती तो उसका विरोध नहीं होता। तो ये सब जब संभव हो सकता है कि खुद का व्यक्ति ला करके, चाहे कोई भी हो, उसको खड़ा किया जाए और जिता दिया जाए। जो अगले हो रहा है, पिछले बीबी गिरी के टाइम में अंतरात्मा की आवाज से वो जीते थे, वो भी हुआ था। अब अब्दुल कलाम को जिताना पड़ा था, मजबूरी थी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग थे अगर जिसकी थी, इसलिए उनको भी जिताना पड़ा। तो ये देश ऐसा है जहां पर कि हर परिस्थितियों में अलग अलग चीजें सामने को देखनी पड़ती है। आज क्योंकि देखिए आने वाले समय में 10 राज्यों के चुनाव होंगे विधानसभा के, इसके बाद आप देखिएगा 2024 में फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा ने अपनी चौरस चुनावी जमाने के लिए मुर्मू को खड़ा किया है। मुर्मू को खड़ा इसलिए, और फिर कहा कि हम 1,03,000 गांवों में जश्न मनाएंगे जीत का। राष्ट्रपति तो पूरे देश का है, आखिर जश्न मनाने का आदिवासियों को हक होगा। ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संदेश देने का काम किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति बन रहा है राष्ट्रपति तो केवल आदिवासी का होगा नहीं। देखिए जिस दिन जब से कैंडिडेट बन गया वो आदिवासी नहीं रहा। अब आप क्योंकि देखिएगा देश का राष्ट्रपति बन गया है, अब आदिवासी कहाँ रहा? आदिवासी तो जब रहा था जब वो राज्यपाल होने के बाद भी अपने गांव में बिजली लगवा नहीं पाई। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति के गांव में बिजली अब लग रही हो तो आप वो उनके अधिकारों का कितना उन्होंने उपयोग किया वो देख सकते हैं कि वो अपने गांव को बिजली तक नहीं जोड़ पाई। अब आने वाले समय में किस प्रकार से क्या जोड़ पाएंगे, ये तो सारी चीजें राजनीतिक स्तर पर निर्णय होता है सारी चीजें। अब आप जो हम देख रहे हैं बार बार कि 9% आदिवासियों का वोट है, सबको चाहिए। और देखिए 48 करीब सांसद इनके सहयोग से जीत के आते हैं, 400 से ज्यादा सीटें विधानसभा की इनसे प्रभावित होती है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वोट मेरे को मिले और मैं जीतूं। और देखिएगा कि 2 लोग जो मैनेजमेंट वाले हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, एक प्रदेश से आते थे, उन्होंने कहा एक प्रदेश के 2 बड़े नेता हो जाएंगे, इसलिए उनका कहा गंगा ने बुलाया, वो चले गए उत्तर प्रदेश में और अपने प्रदेश को छोड़ गए। और जैसे कहते थे कि 2 जगह चुनाव लड़े, उन्होंने छोड़ दिया गुजरात को। छोड़ इसलिए दिया कि 2 नेता एक जगह के हो गए तो फिर बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी से बचने के लिए राजनीतिकरण किया उन्होंने और उसका फायदा वो ले रहे हैं सब जगह।
यूपी में भी और सारी जगह देखने को मिल रही है। और आज देखिएगा कि हमारे यहाँ 198 विधानसभा के सदस्यों ने वोट डाले हैं। 2 इसलिए नहीं डाल पाए कि स्वास्थ्य के कारण, एक बहुलाल शर्मा और एक बीटीपी के उनके बेटे की भी तबीयत, उन्होंने सूचना दी है। लेकिन वोट डालने तो आ सकते थे। जब स्ट्रेचर पे आते हैं, देखिएगा मुलायम सिंह आए थे, बाकी लोग जो आए थे। लेकिन ये एक अलग बात होगी श्याम जी। एक बात क्या है कि अगर यही राज्यसभा के चुनाव होते और एक एक वोट की कश्मकश होती, ये कि हेलीकॉप्टर, मैंने देखा बहुलाल शर्मा जी को उस वक्त मैंने देखा, उनको बाकायदा उसी पे लेकर के आए थे। वो भी आए, जौहरी मीना भी आए, व्हील चेयर पे आए, खिलाड़ी राम बैरवा भी आए। बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा ना आपको। जीत अगर सुनिश्चित का लाभ, तो ऐसी स्थिति में आपको ये होगा कि फिर जरूरत नहीं है। जब 60% वोट अगर आपको मुर्मूर को मिल रहे हैं, अब देखिए हनुमान बेनीवाल इतना विरोध कर रहे थे, तीनों की तीनों वोट डाल दिए मुर्मूर को, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में अगर कुछ लेना है केंद्र सरकार से तो है आगे वो, क्योंकि फिर चुनाव लड़ना है उनको सांसद का, तो बिना केंद्र के सहयोग के बिना जीत नहीं पाएंगे वो। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हर समय क्या बदलाव होता है, अलग अलग चीजें हैं। राजस्थान में क्या कुछ हो सकता है, देखिए हर कह रहा था कि ये आदिवासी है इसलिए सब आदिवासी को देंगे। अब आदिवासी मिल पाएंगे क्या उनसे? अब तक तो चलो उनके प्रस्तावक भी बन गए, सब कुछ बने, लेकिन जब राष्ट्रपति बनने के बाद तो प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि हम दूसरी बार, देखिए एक बार राष्ट्रपति बनाया हमने प्रदेश ने, और दूसरी बार हमको उपराष्ट्रपति मिल रहे हैं। और ये भी बात है कि जिस प्रकार से उनका नाम प्रचारित किया जा रहा है, सबसे पहले तो सांसद बने तो लोकदल से बने, जनता दल से बने, और विधायक बने तो कांग्रेस से बने, अब उपराष्ट्रपति बन रहे बीजेपी से बन रहे। तो मिला जुला मिक्सचर अब पहली बार हो रहा है कि देखिएगा अलग अलग दल से अलग अलग स्थिति में वो बन रहे हैं। और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे, अब आपके कब हो गए, जब वो उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने तो चले गए वसुंधरा जी के साथ। तो अब ये बात भी सही है कि हमारे भी मित्र हैं, ओम जी के मित्र, महेश जी, हम सबके मित्र हैं वो, और अच्छे व्यक्ति तो ठीक है, क्योंकि वो जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में अपना राजनीतिक करिश्मा दिखाया, उन्होंने अपने एडवोकेसी का जो तरीका दिखाया, ममता जी को परेशान करके रखा, उनको निश्चित रूप से पसंद भी आया। और आने वाले समय में हमारे राजस्थान का सौभाग्य होगा कि हम लोकसभा का अध्यक्ष भी हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष भी हमारा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हो गई अब। तो ऐसी राजस्थान को कितना विकास की दृष्टि से कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, 13 जिलों में आ जाएगी मुख्यमंत्री जी आ जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी को ईस्टर्न कैनाल के लिए अभी से आज उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों सदनों में हमारा आधिपत्य है, आधिपत्य का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री को राजनीति छोड़ करके कहना चाहिए दोनों को, आप शामिल हो जाओ, हमारे राज्य को कुछ दे दो, देखी जाएगी। लेकिन किस तरह की राजनीति होती है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। हम कुछ सोचते हैं, राजनीति के कुछ सोचते हैं, वो अपने फायदे के लिए सोचते हैं। क्योंकि देखिएगा जो मलिक हल्ला मचा रहे थे कि किसानों के प्रति, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ जहर उगल रहे थे, उन्होंने कहा किसान का नेता तो असली धनखड़ है, आप थोड़ी ना हो, इसलिए धनखड़ को लाए हैं हम। और धनखड़ को ला करके जो राजस्थान में भी उनका अच्छा परसेंटेज है, और 6 राज्यों में जाटों का अच्छा है, और इसलिए भविष्य की राजनीति के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उपयोग करेंगे वो, और कहेंगे कि देखिए हमने किन लोगों को बनाया, उन लोगों को बनाया जो धरातल के लोग हैं दोनों। चलिए मैं वापस आता हूं आपके पास में। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दल अपना एक सोशल एजेंडा लेकर के चलते हैं कि हम फला जाति से एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग जिसे एक नया नाम दिया गया है, ये कास्ट को साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन वास्तव में जातियों पर असर पड़ता है उसका? क्या हमारी जात का नुमाइंदा यहाँ पे बैठ गया, या फिर अपेक्षाएं इतनी होती हैं कि लोग इन तमाम चीजों में ध्यान नहीं देते हैं? जो भी हो, लेकिन हमारा संविधान तो इस बात को अलाउ नहीं करता। निश्चित रूप से संविधान के जरिए से तो बात ही नहीं हो, सियासत का सिलसिला है ये। सियासत का व्यवहारिक जो स्वरूप है वो यही है। जैसे जगदीप धनखड़ साहब को बनाया, तो जगदीप धनखड़ का 2016 से इनके लॉ और लीगल एडवाइजर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के। उसके बाद इनको गवर्नरशिप मिली। मतलब इनका जो राजनीतिक तरीका है, सत्ता कैसे हासिल की जानी चाहिए, इनका ऐसा कमिटमेंट नजर नहीं आता, ऐसा नहीं आया जैसा कि एक कमिटेड फिलोसफी के साथ में होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस के तो कांग्रेस ही रहेंगे, अगर आप बीजेपी के हैं तो बीजेपी के ही रहेंगे, अगर आप जनता दल के हैं तो जनता दल के ही रहेंगे। ऐसा नहीं अगर आप करते हैं
और उसके बाद में आप चतुर हैं तो आप वो चीज हासिल कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से जगदीप धनखड़ हासिल कर रहे हैं। क्योंकि बड़े, इसमें कोई शक नहीं कि जगदीप धनखड़ बहुत बेहतरीन लॉयर रहे। उन्होंने अपने दम पर ही राजस्थान हाई कोर्ट की अध्यक्षता हासिल किया, बार काउंसिल के मेंबर रहे और बहुत सारे काम किए उन्होंने। उनका वकालत भी उनकी जबरदस्त चली। लेकिन साथ साथ में जो राजनीति के बदलाव किए हैं वो कोई, और मेरा ख्याल है कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब के जाने से राजस्थान की जाट राजनीति में कोई फर्क पड़ जाएगा, मुझे लगता है बहुत नासमझी है। जाट राजनीति का सिलसिला यह है कि उनका पोलिटिकलाइजेशन हो गया है, उनका बंटवारा हो गया है, वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। वो हमारे यहाँ के जो आदिवासियों का जो सिलसिला रहा है, यानी खासतौर से कुछ कम्युनिटीज हैं, जैसे गुजरों के लिए कह सकते हैं या फिर मीणों के लिए कह सकते हैं, वो जरूर एक तरह चले जाते हैं। लेकिन जाटों का तो इतना डिवीजन हो गया है, मारवाड़ कहीं और जाएगा, मेरवाड़ा कहीं और जाएगा और ढूंढाड़ कहीं और जाएगा, तो ये तो बहुत गलत कैलकुलेशन है। वो नहीं समझ रहे कि राजस्थान में धनखड़ साहब के आने से कुछ नहीं होने वाला है। धनखड़ साहब एक बहुत बेहतरीन लॉयर हैं और उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए वो बहुत बेहतरीन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ करतब उन्होंने बंगाल में दिखाया, उससे तो ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को जो चुनौतियां मिल रही है डेमोक्रेसी में, उनको तो बिल्कुल तहस-नहस करने पे जुड़े थे। और इसलिए उनका ये इतिहास जानना जरूरी है कि 2016 से वो लॉ और लीगल सेल जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसके कन्वीनर रहे हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर। मैं नहीं कह रहा हूं, आज क्या इंडियन एक्सप्रेस में छपा है ये। तब मेरे को लगा कि निश्चित रूप से ऐसे में पारितोषिक अगर मिलता है तो आप आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, सियासत में जब आप जो कोई हैसियत हासिल कर लेते हैं तो सारी बुराइयां गौण हो जाती हैं। इस वक्त राजस्थान के हिस्से में तो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वाह वाह और बधाई। जी बिल्कुल, चलिए, लेकिन राजस्थान से ताल्लुक रहेगा, चाहे मिसेज अलवा जीते हैं या फिर जगदीप धनखड़ जीते हैं, वो राजस्थान के रहने वाले और राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूं आपको कि राजनीतिक दल ये सोच के चलते हैं कि किसी भी जाति या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए जिससे हम बेनिफिट देख सकते हैं भविष्य का उन्हें हर जगह पे। तो ये तो तय मान के चलिए कि योग्यता गौण होती जा रही है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि जिनको भी कैंडिडेट बनाया जाता है सब योग्य होंगे, और होते भी हैं। योग्यता का आधार तो खैर भारत के संविधान ने जो दिया है कि आपकी भारतीयता आपकी होनी चाहिए, इतने साल के आप हों, या आपका सब कुछ जो भी है, तो योग्य तो हर व्यक्ति है। क्या वास्तव में लोगों पे असर पड़ पाता है जो राजनीतिक दल सोच के चलते हैं, या फिर उसके लिए विशेष एजेंडा चलाने की जरूरत होती है? जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि मुर्मू की जीत के लिए 1 लाख से भी ज्यादा गांवों में जश्न की तैयारी कर ली गई है, तो ये फिर ऐसे इवेंट्स करने पड़ेंगे? यही कह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह की जो राजनीति में हमारे ये लोकतंत्र में, अब आप ये देखिए कि आपका जब आप जो टिकट देते हैं राजनीतिक दल, उसका आधार क्या है? उसका आधार भले ही एक फॉर्मेलिटी के रूप में, ठीक है, MBA होना, MA हो गया या वगैरह हो गया, वो सभी हो जाते हैं आज की तारीख में। लेकिन अगर किसी जगह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो कितना चुनाव लड़ पाता है? जब तक कि आपकी पैठ उस जाति में नहीं हो। तो जब वहां ही जाति के आधार पर आपको टिकट मिलते हैं, तो फिर आगे इसका भविष्य वो ये निश्चित होता है। जिस तरह से वो बड़ा एक टेलीस्कोप से जो निकलती है किरणें, प्रिज्म जो है, जो जिसे बोलते हैं प्रिज्म जो बनता है, तो उसमें यही इंडिकेट होती है हमारे यहाँ सिर्फ जातिवाद तो है ही, साथ ही उसमें भी जो गोत्र भी मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरा ये है कि धन बल कितना है और बाहुबल कितना है। ये सारी जो चीजें जब हमारे यहाँ मतलब राजनीति को दूषित कर चुकी है, प्रचलित हो गया है, ये ट्रेंड हो गया है, वहां आप ईमानदारी है या उनकी योग्यताओं को नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि होना तो स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए होना तो बहुत कुछ चाहिए। या आप इसका यूके का उदाहरण ले लें या आप US का उदाहरण ले लें, उदाहरण बहुत दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो जाति व्यवस्था जो है इतनी कदर मतलब जटिल है कि उससे बाहर निकल नहीं पाता आदमी। बिल्कुल, सोच करके भी या मान करके भी नहीं निकल सकते। चले, समय कम है, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है कि जो मैं चर्चा सुनता हूं, समाचार पत्रों में मैंने देखा,
उसमें सब में यही कहा गया कि वो इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये बैकग्राउंड है। तो ये लेकर के एक चर्चा करना लाजमी है कि हम वास्तव में आधार हमारा वो होता है कि योग्यता होनी चाहिए। खैर, ये राजनीतिक दलों के सोचने की बात है। मैंने पहले भी कहा कि योग्य हर व्यक्ति है। ये राजनीतिक दलों की में उसकी योग्यता का आधार किस तरह से, वो जातीय पैरामीटर हो सकता है, दूसरे और चीजें हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस जाति को साधने की कोशिश की जाती है उसके प्रति ये माना जाता है ऐसा कि आप जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं उस जाति की बदौलत बैठ रहे हैं? ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक दलों की ओर से कहा जाता है, मैं उसी पे ठप्पा लगा रहा हूं कि वो ये साफ कहा जाता है कि फला जाति फला धर्म की वजह से आप ये बने, और लंबे समय से सिलसिला चलता आ रहा, आज की बात नहीं है ये। तो कितना भला हो पाता है उन लोगों का? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद सर्वोच्च पद हैं। वहां पर बनने के बाद तो कोई जाति होती नहीं है, क्योंकि वो बड़ा इतने बड़े पद होते हैं कि उनका ऑरा ही बड़ा अलग होता है। तो केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो जातिगत रूप से निश्चित रूप से वो ध्यान रख करके बनाते हैं, वो उसमें दो राय नहीं है। और ये भी सही है, देखिए बेरू सिंह जी तो इतने पढ़े हुए तो नहीं थे, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो परिपक्व थे पूरी तरीके से, और उन्होंने सदन बड़ा अच्छी तरह से चलाया। तो राष्ट्रपति बन नहीं पाए, नहीं तो राष्ट्रपति भी बन जाते हो, क्योंकि वो उनके निर्दलीय में अमर सिंह जी और तरीके से जो सहयोग करना था नहीं कर पाए, वो अलग बात है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से कहा जाएगा, देखिए कि जिस प्रकार का भाषण मुर्मू ने दिया वो खुद का तो भाषण था ही नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल कहा जाता है कि इस तरह की बातें आप बोलना, जिससे कि हमको आगे भविष्य में जब हम चुनाव लड़े तो कह सके कि हमने इसको हमने राष्ट्रपति बनाया या उपराष्ट्रपति। जिस प्रकार से वो कह रहे थे मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था, धनखड़ साहब तो कह रहे थे सोच भी नहीं सकते थे, सही बात है, क्योंकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और फिर बाद में बदलाव करते करते कहाँ पहुंचे, ये तो अलग बात है। लेकिन सही बात है, आज की स्थिति में यदि कहा जाए तो 446 वोट उनको मिलेंगे, जो कि पर्याप्त मात्रा में जीतने के लिए तो केवल बीजेपी अगर हो जाए तो 399 है तो जीत जाएंगे वो आराम से। लेकिन एनडीए वगैरह का सब मिलकर के इतने अधिक वोट मिल करके मुख्यमंत्री जी ने तो आज ही बधाई दे दी उनको कि वो तो बनना तो तय है। अब वो देखिएगा, जो हमारे यहाँ से राज्यपाल रही दोनों में, अशोक गहलोत को भी उन्होंने देखा और वसुंधरा जी को भी देखा, वो परिपक्व थी राज्यपाल, सब कुछ थी, लेकिन यहाँ परिपक्वता नहीं देखी जाती। यहाँ सत्ताधारी पार्टी का कौन व्यक्ति किस प्रकार इशारे पे चल पाएगा और आगे, क्योंकि 90 से अधिक बिल पास कराने तो लोकसभा और राज्यसभा में आधिपत्य चाहिए, और राज्यसभा में अब तो क्योंकि अधिकार हो गया इनको पास बहुमत आ गया। समय का अभाव, श्याम जी रोकना चाहूंगा, तो चलिए हमने 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े जिनके विचार हम जानना चाह रहे थे कि इन पक्ष पे क्या कहना है उनका, और बड़ी बेबाक तरीके से बातें सामने आई हैं। खैर, परिदृश्य बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। हर राजनीतिक दल वोट को कैसे साधा जा सकता है उस पर फोकस करते हैं। वही एक एक्सरसाइज होती है जो लेकर के आते हैं कि हमने ये जो रणनीति बनाई है उसका हिस्सा ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।